दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत होती है। आज की डेट में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत डाइवर्सिफाइड है। इसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक और ऐसे बहुत से बैंक। फिर इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं जैसे कि LIC, HDFC लाइफ, ओरिएंटल इंश्योरेंस और ऐसी बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद आते हैं NBFCs जिन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी बोलते हैं। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स और ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इस वक्त वर्क कर रहे हैं। तो ये जो आज हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर तैयारी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स के बारे में। तो दोस्तों, जब रिफॉर्म्स की बात होती है तो 1991 का वो मनमोहन सिंह जी का फेमस बजट याद आता है जिसे हम आज की डेट में LPG के नाम से जानते हैं, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, जब भी किसी कंट्री में ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो वो कोई रातों रात डिसाइड नहीं कर लिए जाते। उस टाइम पे देश बहुत आर्थिक संकट में था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अगले 15 दिन के लिए ऑयल इंपोर्ट कर सकें, जिस कारण हमें ये रिफॉर्म्स इनिशिएट करने पड़े और वो रिफॉर्म्स आज तक चलते ही जा रहे हैं। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और समझते हैं कि क्या गलतियां हुई जिसके कारण हमें ये इतने ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़े सिस्टम में। तो दोस्तों, बात है 1947 की, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। उस टाइम पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनके पास बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी। देश 200 साल की एक्सप्लॉयटेशन के बाद फ्री हुआ था और ब्रिटिशर ने जाते जाते देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमारा एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बन गया था। तो सबसे बड़ा सवाल जो पंडित नेहरू के सामने ये था कि कौन सा डेवलपमेंट मॉडल चुना जाए। उस वक्त लोगों के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लोग खुद इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री लगा सकते थे। तो गवर्नमेंट ने मार्केट लेड डेवलपमेंट को नहीं चुना बल्कि स्टेट कंट्रोल डेवलपमेंट अडॉप्ट की। सो जो भी रिसोर्सेज थे कंट्री के पास, उन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट एलोकेट करती थी कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इस तरह के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फाइनेंशियल सिस्टम का रोल बहुत ही लिमिटेड था। सो ऑलमोस्ट सभी मेजर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन्ड थी या फिर नेशनलाइज थी। 1990 तक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक क्लोज्ड, रिस्ट्रिक्टिव, हाईली रेगुलेटेड और सेगमेंटेड था। रिसोर्स एलोकेशन भी एफिशिएंट नहीं थी। इवन बैंक्स के डिपॉजिट्स और लोन का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी RBI के थ्रू। सिक्योरिटीज मार्केट में भी कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस थी। हाई रिजर्व रिक्वायरमेंट्स थी। नए प्लेयर्स के लिए एंट्री बहुत डिफिकल्ट थी। इन सब कारणों से कंपटीशन बहुत कम था और एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं थी और प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो गई थी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं अचीव कर सकी और ना ही गवर्नमेंट इतने रिसोर्सेज जनरेट कर पाई कि जिससे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सके और बेटर पब्लिक सर्विसेज दी जा सके। और ना गवर्नमेंट लोगों को इतना इंटरेस्ट जगा सकी कि वो पैसा सेव करें। तो ना हमारी ग्रोथ हुई, ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा था और ना लोगों के पास पैसा था। अल्टीमेटली मार्केट लेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की तरफ जाने का सोचा गया सो दैट रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमल हो जाए और फाइनेंशियल सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाए। सो 1980 से लेकर 1991 में मेजर रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए। इन रिफॉर्म्स के 2 फेसेस थे। फर्स्ट फेज में फाइनेंशियल सिस्टम को एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जोर दिया गया। इंस्टीट्यूशन को डिसीजन लेने में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट स्टेज में फोकस था कि फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की जाए। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म के। सबसे पहले तो सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज थी, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल था तो हर चीज के लिए कॉम्प्लेक्स अप्रूवल सिस्टम था, जिसकी वजह से सिस्टम इनएफिशिएंट बन चुका था। उन रिजिडिटीज को खत्म करना था। उसके बाद फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली चैनलाइज करना और एलोकेट करना था सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट लिए जा सके रिसोर्सेज से। फाइनेंशियल सिस्टम के जो भी कंपोनेंट थे उनको आपस में इंटीग्रेट करना सो दैट फाइनेंशियल सिस्टम एफिशिएंट और स्टेबल बने। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना था। फिर फाइनेंशियल सिस्टम को बढ़ते इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयार करना था और जो कैपिटल कंट्रोल्स को धीरे धीरे खत्म करना था सो दैट इंडियन फर्म्स को फॉरेन कैपिटल का एक्सेस मिले। अब हम थोड़ा डीपली फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स को समझेंगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स एंड थर्ड वन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स से। तो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट को अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए उसको चाहिए पैसा। तो जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो इतना पैसा था नहीं हमारे पास। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस लगाए,
जो भी सरकारी कंपनी से प्रॉफिट था उसको इकट्ठा किया और कंजम्पशन को सप्रेस किया गया। कंजम्पशन सप्रेस करने का मतलब है कि लोगों को डिस्करेज किया गया कि वो फालतू की लग्जरी आइटम्स पे पैसा ना लगाए, जो कि ऑब्वियस भी था क्योंकि हमारे पास अभी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी करने की क्षमता नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक सेविंग्स को यूज करके कैपिटल अक्यूमुलेशन की। कैपिटल अक्यूमुलेशन का मतलब है कि ऐसे एसेट्स क्रिएट करना जिनसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को यूटिलाइज किया गया कि वो इन सेविंग्स को इकट्ठा करें और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन्स दें। उस वक्त बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते थे डिपॉजिट्स पे, और इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट डिसाइड किया करती थी थ्रू आरबीआई। सो लोगों के पास इतना इंसेंटिव था नहीं कि वो पैसा सेव करे। इवन एसएलआर और सीआरआर भी बहुत ज्यादा था, सो बैंक्स का ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट के पास ही पार्क रहता था। बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देते थे सब्सिडाइज्ड रेट पे, और ये प्रायोरिटी सेक्टर भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। अब बैंक लोन सब्सिडाइज्ड कम रेट पे देंगे तो नेचुरली बैंक अपने डिपॉजिटर्स को लो इंटरेस्ट रेट देता था और नॉन प्रायोरिटी बोरोर्स को हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता था। तो हम कह सकते हैं बैंक्स मेयरली डिपॉजिट टेकिंग एजेंसीज थी, वो गवर्नमेंट के इशारे पे काम करती थी। गवर्नमेंट ने 1969 के अराउंड जाके ये फील किया कि देश में जो रूरल एरियाज हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पा रही। तो पहले 1969 में 14 बैंक्स और फिर 1980 में 6 और बैंकों को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया। बैंक नेशनलाइजेशन का सोल ऑब्जेक्टिव था कि रूरल एरियाज या फिर जो नेग्लेक्टेड सेक्शन है सोसाइटी का, उनको बैंकिंग सर्विसेज मिले। सो 1990 तक आते आते इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल गवर्नमेंट ओन्ड हो गया था। शुरू में कुछ सक्सेस तो मिली, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट बैंक्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम होने लगी। बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब एनपीएस बढ़ने लगे और प्रॉफिटेबिलिटी तो बिल्कुल ही कम होने लगी, और कुछ बैंक्स तो इवन लॉस में चले गए। सो जब 1991 के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए तो बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए भी रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए। 1991 में नरसिम्हा कमेटी का गठन किया गया और फिर 1998 में नरसिम्हा कमेटी 2 का गठन किया गया। नरसिम्हा कमेटी ने कुछ सुझाव दिए बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, जिसे धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट रिफॉर्म्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स को लिबरलाइज किया जाए, मतलब कि बैंक्स खुद डिसाइड करें कि डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। बैंक डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं लोन्स पे बेस्ड ऑन रिस्क परसेप्शन, मतलब अगर कोई लोन रिस्की है तो उस पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो और लो रिस्क बोरोवर को लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए। फिर था कि स्टैच्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसको हम सीआरआर और एसएलआर भी बोलते हैं, इनको कम किया जाना चाहिए सो दैट बैंक्स के पास ज्यादा फंडिंग हो लेंड करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए न्यू प्राइवेट बैंक्स को एंट्री देनी चाहिए। इसके चलते गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई 49% से 74% कर दी। बैंक्स का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया गया और बैंक्स में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज स्टार्ट हो गई। बैंक्स को एडिक्वेटली कैपिटलाइज किया गया, मतलब उनको कैपिटल इन्फ्यूज की गई उनमें गवर्नमेंट द्वारा। बैंक्स के सुपरविजन के लिए आरबीआई के अंडर बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन सेटअप किया गया। बैंक्स के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया। बैंक्स को रिकवरी में सहायता मिले इसलिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, लोक अदालत का गठन किया गया और सरफेसी एक्ट को पास किया गया सो दैट बैंक्स अपने ड्यूज रिकवर करने के लिए बोरोर की गिरवी रखी प्रॉपर्टी को बेच सके। और बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजनिंग एंड कैपिटल एडिक्वेसी इंट्रोड्यूस की गई। तो दोस्तों ये थे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं और कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कैपिटल मार्केट होती है लॉन्ग टर्म फंड्स की मार्केट। जो फंड्स कैपिटल मार्केट से रेज किए जाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है कंपनीज द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा। कैपिटल मार्केट फर्दर 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी कैपिटल मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। इन दोनों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कैपिटल मार्केट से कंपनीज, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट बॉडीज फंड रेज करते हैं अपने लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव यूजेस के लिए। बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स इस मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। 1990 तक प्राइमरी कैपिटल मार्केट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। कोई भी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म नहीं था। इंडियन कैपिटल मार्केट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 1992 में ओपन की गई। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को लो किया गया कि वो इंटरनेशनल कैपिटल से फंड रेज कर सकते हैं थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अमेरिकन
डिपॉजिटरी रसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो जो मेजर रिफॉर्म्स कैपिटल मार्केट में लिए गए वो ये थे। सबसे पहले कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947 को खत्म कर दिया गया। इससे बहुत सारे कैपिटल मार्केट में एंटर करने के बैरियर्स खत्म हो गए और अब कंपनीज फ्रीली कैपिटल मार्केट में एंटर कर सकती थी और कितना भी पैसा रेस कर सकती। सेकेंडली, फ्री प्राइसिंग मैकेनिज्म और प्राइस डिस्कवरी को इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस और ऑक्शंस के थ्रू सिक्योरिटीज बेची जाने लगी। थर्डली, शेयर डिमेटरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया, डीमेट अकाउंट्स ओपन स्टार्ट हो गए। फिर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लाए गए सो दैट डाउन टाइम कम हो, कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और एरर और फ्रॉड्स कम हो जाए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी की स्थापना की गई। इन्वेस्टर्स अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने की परमिशन दी गई। ट्रेडिंग के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए और नए नए कैपिटल रेज के भी टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए जैसे कि ADR, GDR। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम को इंप्रूव किया गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स को इंप्रूव किया गया। तो कैपिटल रिफॉर्म्स को हम दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ। दोस्तों, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ट्रेडिशनली एक हैवी कंट्रोल मार्केट थी। इसका कारण था कि हम इंपोर्ट से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते थे, इसलिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट की। 1991 से पहले करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों क्लोज्ड होते थे। करंट और कैपिटल अकाउंट हम एक अलग वीडियो में समझेंगे क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग के लिए RBI का एक कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग सिस्टम होता था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए जब हमने 1993 में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम को अडॉप्ट किया। उसके बाद हमने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अडॉप्ट किया। बैंक्स को ऑटोनॉमी दी गई कि वो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। काफी सारे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए। बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए ऑथराइज्ड डीलर को अलो किया गया कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और नए प्लेयर्स को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एंट्री अलो की गई। जो मेजर रिफॉर्म ये था कि पहले रुपी को डिवैल्यूएट किया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। इससे एक्सपोर्टर को मजा आने लगा क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने लगा और नतीजा ये हुआ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने लगे। फिर फेमा एक्ट 1999 को लाया गया जिसने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा 1973 को रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो से अगर आप कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं उनका आंसर देना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।